नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने से पहले एकदम साफ हो गया है कि किन सीटों में कांग्रेस जीत रही है और किन सीटों में भाजपा जीत रही है। सरकार किसकी बनेगी मतगणना से पहले लगभग तय हो चुका है। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ जमीनी हकीकत ग्राउंड पर जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि किन सीटों में कांग्रेस और भाजपा की दावेदारी बेहद मजबूत है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहां कांग्रेस ने पहले 75 पार का वादा किया था, दावा किया था, अब कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की, कई पदाधिकारियों से बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही बात की। स्थिति एकदम स्पष्ट है। जहां भारतीय जनता पार्टी पहले 55 सीटों का दावा कर रही थी, अब भाजपा का दावा है कि हम 44 सीटों में तो साफ तौर पर जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस 75 से 53 पर आ चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां दावा बेहद मजबूत है। इस जमीनी हकीकत को प्रमाण पत्र तो निर्वाचन अधिकारी से कल यानी 3 दिसंबर को दोपहर तक मिलना शुरू हो जाएगा। एक चार्टर प्लेन भी तैयार होगा। हॉर्स ट्रेडिंग का दावा भी किया जा रहा है। बेंगलुरु के होटलों का दावा किया जा रहा है। ढेर सारी बातें हैं जिन्हें जानने समझने के लिए हमारे साथ इस विषय के विशेषज्ञ अनिल मिश्रा, जिन्होंने दशकों तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को जिया, पत्रकारिता में दशकों तक उन्होंने अपना समय दिया और जो अनुभव रखते हैं, उनके पास जो इनपुट्स हैं, ढेर सारी जानकारी है हमारे पास। ऐसा नेटवर्क जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आपको जानकारी देगा। 5 संभागों की अलग अलग जानकारी लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। तो हमारे आज के मेहमान अनिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले हार्ट बीट ऐसे बढ़ी हुई है लोगों की जैसे भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर उत्सुकता होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। चुनाव और क्रिकेट के जो खेल होता है जी, दोनों के परिणामों को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों में जी, वो बिल्कुल एक जैसी असमंजस बना हुआ है। कुछ फंसी हुई सीटों के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जैसे कांग्रेस की ओर से 29 सीटों पर अपनी जीत एकदम पक्की मानी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों का दावा कर रही है। इस पर 37 सीटें तो एकदम फंसी हुई है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, कोई कहने की स्थिति। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या इनपुट्स है आपके पास? पवन भाई, जो एक नए एंगल से हमने जो जानकारियाँ जुटाई हैं उसमें दोनों ही पार्टियाँ उन सीटों को आइडेंटिफाई की है जहां वो जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसी 24 सीटें कांग्रेस ने आइडेंटिफाई की है जहां उसके जीतने की संभावना नहीं है। जो 29 सीटें हैं भाजपा की, वो मान के चल रही है कि वहां हमारी संभावना कम है। तो इस प्रकार 53 ऐसी सीटें बनती हैं जहां दोनों पार्टियां अपनी जीत और हार को लेकर एकदम बिल्कुल क्लियर है। बची 37 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियां मान के चल रही है कि यहाँ चुनाव बुरी तरह फंसा हुआ है। इसको लेकर दोनों ही दल के अपने अपने दावे हैं और इन 37 सीटों के आधार पर ही तय होना है कि इस प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है ना। इसमें भाजपा मान के चल रही है कि कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं जो उनके खाते में आते दिख रही हैं। ऐसा मिलाकर उनकी अपनी 44 सीटें जो उसके खाते में जाते दिख रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस मान के चल रही है कि उनकी कम से कम 24 सीटें और क्लियर हैं। ऐसे मिलाकर उनकी अपनी 53 सीटें वो बता रहा है। हमने कांग्रेस के जिन पदाधिकारियों से बात की, बेहद जिम्मेदार लोग थे, काफ़ी लंबे समय तक, दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे, रणनीति का अहम हिस्सा रहे। भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे नेता जो ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं है, उनसे हमने जो बात की और जो समझने की कोशिश की, 5 संभाग से हमने अलग अलग जानकारी जुटाई है। पहले मैं रायपुर संभाग की अगर बात करूं तो कांग्रेस के पास यहाँ फिलहाल 14 सीटें हैं, भाजपा के पास 5 सीटें हैं, जबकि जोगी कांग्रेस के पास 1 सीट है। ये मामला 2018 का था, लेकिन 2023 में आकलन करें जो जानकारी मिली हमारे पास, कांग्रेस की 8 सीटें हैं, भाजपा की 6 सीटें पे जीत पक्की है यहाँ पे, जबकि 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन 6 सीटों में जहाँ कांटे की टक्कर है उसमें रायपुर उत्तर में निर्दलीय अजीत कुकरेजा, सरायपाली में जोगी कांग्रेस और बिलाईगढ़ में बसपा की वजह से मामला तिकोनी हो चुका है। जबकि भाजपा बसना, धरसीवा, रायपुर दक्षिण, वृंदा नवागढ़, कुरूद और धमतरी
यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत मान के चल रही है, जीती हुई मान के चल रही है, जबकि कांग्रेस सरायपाली, खल्लारी, महासमुंद, कसडोल, बड़ौदा बाजार, रायपुर ग्रामीण, आरंग और राजिम पर अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है। कांटे की जहां टक्कर है इस रायपुर संभाग में वो है बिलाईगढ़, भाटापारा, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, अभनपुर और सिहावा। तो अनिल जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? पवन जी, आपने रायपुर संभाग की सीटों को लेकर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है जी, जो परिदृश्य में भी जो दिख रहा है, लगभग उसी तरह के परिणाम आने की ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक बात है कि शहरी सीटों पे हमने देखा है कि भाजपा को थोड़ा एज दिखता था चुनाव के दौरान, वहीं ग्रामीण सीटों पे नो डाउट पिछले समय भी कांग्रेस बहुत भारी थी। इस बार भी माना जा रहा है कि ग्रामीण सीटों पे कांग्रेस ने और दलों के मुकाबले, भाजपा के मुकाबले खासकर ज़्यादा बेहतर किया है। ऐसी स्थिति में जो आपने फिगर दिखाया है 8 और 6-7 का, वो लगभग लगता है कि उसी तरह के परिणाम आने वाले हैं। और फंसी हुई सीटें भी यहाँ जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कि भाजपा का जो महिलाओं का जो रुझान जो दिखा है इस बार, यदि वो होगा तो ग्रामीण सीटों पर भी भाजपा इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में नजर आएगी। हम जब कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे तो वो खुल के बात करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब खुलना शुरू हुए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि साइलेंट वोटर यानी महिलाओं की मतदान प्रतिशत को हम समझने में कहीं चूक कर गए। कांग्रेस जहां शुरू से फीलगुड मांग के चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब हमने बात की वो काफ़ी निराश थे, लेकिन अंतिम के 3-4 दिन बेहद निर्णायक रहे। जहाँ तक एग्जिट पोल शायद नहीं पहुँच पाया, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो पहले से तैयार हो रहे थे प्रतियोगिता के अनुसार, और मुझे कहीं उनकी बातों से लगा कि वो प्रामाणिक भी नहीं थे, क्योंकि जो मतदाता मतदान करके निकल रहे थे उनसे जानकारी लेने के अलावा इन्होंने पहले से कुछ जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। जो एग्जिट पोल के सर्वे में जो टीमें लगी हुई थी उनके द्वारा जो जानकारी जुटाई गई वो उसी आधार पर थी, महिलाओं तक नहीं पहुंच सके, जैसा हमारा पहले भी दावा था। महिलाएं कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में 90 में से 50 सीटों पर ज़्यादा मतदान किया है, ये निर्वाचन आयोग ने भी मान लिया है। ये जानकारी मीडिया तक भी उपलब्ध कराई गई है, जो 3 तारीख को स्पष्ट होने वाला है। अब मैं रायपुर संभाग के बाद दुर्ग की बात करूंगा। VVIP कई जिले आते हैं जहां से CM भूपेश बघेल भी आते हैं। यहाँ कैसे हालात हैं, जो जमीनी हकीकत हमें कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद पता चली, जो मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होगा। दुर्ग के बारे में मानना है कि दुर्ग संभाग में अभी कांग्रेस के पास 18 और भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, जबकि 2023 के चुनाव के आकलन के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई है, कांग्रेस 7 सीट पर और भाजपा 5 सीट पर जीत रही है। ये दावा जमीनी स्तर पर उनके अपने पदाधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया, जबकि 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। जहां कड़ा मुकाबला है वहां भारतीय जनता पार्टी अधिकांश में अपनी जीत मानकर चल रही है। दुर्ग संभाग में डोंगरगढ़ एक ऐसी सीट है जहां बहुत ज्यादा असमंजस है। भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में वैशाली नगर, भिलाई नगर, अहिवारा, राजनांदगांव और पंडरिया को मानकर चल रही है, जहां स्पष्ट रूप से उनका दावा मजबूती के साथ रखा जा रहा है। जबकि कांग्रेस संजारी, बालोद, गुंडरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, बेमेतरा और कवर्धा को अपने पक्ष में मानकर चल रही है। और इसके अलावा जो फंसी हुई सीटें हैं जहां पर मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, उन सीटों में दुर्ग संभाग की वो सीटें हैं डोंडी लोहारा, साजा, नवागढ़, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, खैरागढ़ और मोहला, मानपुर। तो अनिल जी, दुर्ग संभाग के बारे में ये जो आकलन प्रस्तुत किया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पवन जी, इस बार दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें हैं उसमें लगभग आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जो बेहद ही हाई प्रोफाइल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पाटन से भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं उसके खिलाफ भाजपा के सांसद और उनके खुद के भतीजे विजय बघेल भाग्य आजमा रहे हैं। राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पुनः मैदान पे हैं। इसके अलावा भूपेश कैबिनेट के 4 मंत्री, साजा से रविंद्र चौबे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, नवागढ़ से रुद्रगुरु और डोंडी लोहारा से श्रीमती अनिला भेड़िया भाग्य आजमा रही हैं। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मैदान में है। हम अरुण वोरा को भी VIP मान सकते हैं वो। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के सुपुत्र अरुण वोरा भी
का सीट जो है वो भी हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जा रहा है। इन सारी सीटों के कारण दुर्ग जिले के सभी 20 सीटों को लेकर प्रदेश भर के लोगों की निगाह लगी हुई है। और इस बार जिस तरह से चुनाव हुए हैं पूरे दुर्ग संभाग में, वो बेहद ही रोचक चुनाव हुआ है। 2 सीट कवर्धा और साजा, जहां से मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे जी भाग्य आजमा रहे हैं, ये दोनों सीटों पर भाजपा ने हिंदुत्व के पीछ पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा पाटन में जिस तरह से नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर दुर्ग संभाग के सारी सीटों पर कांग्रेस को गंभीर चुनौती भाजपा से मिल रही है। कहने वाले चाहे जो भी कहें कि भाजपा कितनी जीतेगी, कांग्रेस कितनी जीतेगी, परंतु सच्चाई यही है कि कोई भी दल आज ये दावा करने के साथ की स्थिति में नहीं है कि हम 10 सीट जीत जाएंगे या 8 सीट जीत जाएंगे। अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो इसमें साझा की काफ़ी चर्चा हो रही है, और ये कहने वाले तो ये भी कह रहे थे, हम क्योंकि सैकड़ों लोगों से बातचीत करते हैं, जिम्मेदारी के साथ हम उस बात को रखते हैं जो काफ़ी पुष्ट हमको लगती है। लोगों से बातचीत के बाद जो हमको आकलन में बातें आई कि साझा को जीता हुआ मान के चल रहे थे शुरू से, अभी ये मतगणना आते आते तक इसको फंसाव क्यों बताया जा रहा है, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? देखिए, उसका कारण है साझा में जो कांग्रेस और जो भाजपा के प्रत्याशी है, दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा ने हिंदुत्व के पीछ पर चुनाव तो लड़ा, परंतु उसी एक मुद्दे पर क्या चुनाव डिसाइड होगा ये कहना आसान नहीं है। तो इस कारण, क्योंकि रविंद्र चौबे लगातार मंत्री रहे हैं, कांग्रेस और पूरे प्रदेश में वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती होती है, लगातार वो 6 चुनाव जीतने के बाद 1 चुनाव हारे थे, तो उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो छवि है, उसके आधार पर माना जा रहा है कि रविंद्र चौबे भी वहाँ पर टक्कर में है। ऐसा कहना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के लिए प्लस में माना जा रहा है, क्योंकि जो मुकाबला हो रहा है, जिनसे मुकाबला हो रहा है, ईश्वर, एक सामान्य परिवार से ईश्वर साहू, जिनके लड़के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी 8 अप्रैल 2021 को। छत्तीसगढ़ के बाहर भी पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई, लेकिन ये एक विडंबना है कि छत्तीसगढ़ से तैयार हुए समाचार सुर्खियां इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो मेट्रो के नहीं होते। यहाँ जब तक 5 मौतें नहीं हो जाती तब मेन स्ट्रीम की मीडिया उसे हेडलाइन नहीं बनाती। ऐसा होता आया है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस तरह से घेर के मारा गया एक नौजवान को, चूँकि वो एक सामान्य परिवार से था और उनके पिता जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, इस वजह से यहाँ मामला बेहद रोचक है। वो साहू समाज से भी आते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें। फिलहाल इसके बाद अब मैं बात करूंगा बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग की 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी पिछले बार जीती थी बेहद विषम हालातों में, और यही वो इलाका है जहां से बसपा भी अपनी पैठ को साबित करती रही है। जोगी कांग्रेस का भी वर्चस्व है। अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी है। बिलासपुर की 24 में से 10 सीटें फंसी हुई है। इस संभाग में अभी कांग्रेस के पास 13, भाजपा के पास 7, बसपा के पास 2 और जोगी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। यदि मैं आकलन की बात करूं तो यहाँ फिलहाल 2023 में कांग्रेस 8, भाजपा 5 सीट पर जीत रही है। यह आकलन की बात है जो दावा किया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस की ओर से। मजबूती के साथ एग्जिट पोल भी रखे गए। 11 सीट पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसमें जयजयपुर, पामगढ़, पाली तानाखार में बसपा और कोटा में जोगी कांग्रेस की वजह से मामला तिकोनी हो चुका है, जिसमें भाजपा रामगढ़, रामपुर, लोरमी, तखतपुर, अकलतरा को अपने पक्ष में मान के चल रही है, जबकि कांग्रेस सारंगगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, कोरबा, मरवाही, बिल्हा, बिलासपुर और शक्ति को अपने पक्ष में मान के चल रही है। जिन इलाकों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है वो है लैलूंगा, कटघोरा, कोटा, मुंगेली, बेलतरा, मस्तूरी, जांजगीर चांपा, चंद्रपुर, जयजयपुर, पामगढ़ और पाली तानाखार। तो अनिल जी, इस बिलासपुर संभाग के आंकड़े के बारे में, जो आकलन के बारे में आपका क्या कहना है? जो अभी जो एक नई जानकारी आई है, जो लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो फैसले में परिवर्तित हो जाएगी, क्या कहना है आपका इस बारे में? तो पवन जी, इस बार मेरा मानना है कि इस बार यदि कांग्रेस को अपनी सरकार दोहरानी है तो बिलासपुर संभाग में उसको अपना प्रदर्शन
पहले से सुधारना होगा। लगभग 15 से 16 सीटें यदि कांग्रेस उस संभाग में लेकर आएगी तभी जाकर वो बहुमत के करीब पहुंच पाएगी। मौजूदा स्थिति में तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बिल्हा, जहाँ से धर्मलाल कौशिक विपरीत हालात में जीत करके आए थे, इस बार कांग्रेस उस सीट को अपना जीता मान के चल रही है। और एक हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी थी बिलासपुर के बगल वाली सीट कोटा, जहां से अटल श्रीवास्तव जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे और जुदेव परिवार के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुकाबले को त्रिकोणी बनाने के लिए रेणु जोग यहाँ चुनाव लड़ रही है। इस सीट को फंसा हुआ माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ मामला बड़ा रोचक हो चुका है। बिलासपुर संभाग की सीटों पर चुनाव इस कारण ज्यादा दिलचस्प है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा हमेशा बसपा उसी संभाग से 2-3 सीटें हमेशा जीतती आई हैं, मिनिमम 2 सीटें हमेशा जीतती आई हैं। इस बार बसपा का गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है, जिनका कोरबा और आसपास के जंगली क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। यदि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन यदि जमीन पर कहीं अच्छा कर रहा है तो ये कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। ये कोर वोट बैंक है जिसे कांग्रेस अपना मानकर चलती रही। दलित समुदाय कांग्रेस की तरफ वोट करता रहा, लेकिन बदले हुए हालात में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा होता है कि हमने दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया, वहाँ कहीं ना कहीं मामला भाजपा के पक्ष में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसके बाद बात करूंगा सरगुजा, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले बार भी होती रही। बस्तर और सरगुजा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, इस बार वहाँ से खाता भी खुल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से अच्छा करते हुए भी नजर आ रही है। इसमें यदि कुछ खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का होता है तो कहीं ना कहीं ठीक रहा टी.एस. सिंहदेव बाबा के ऊपर फोड़ा जाएगा। अमरजीत भगत जैसे कद्दावर मंत्री भी हैं, लेकिन यदि वहाँ कुछ अच्छा हुआ तो मिल बांट कर अच्छे का श्रेय लिया जाता है, जैसे राजनीति में होता है। लेकिन कुछ बुरा हुआ तो जो हालात हैं उसके हिसाब से टी.एस. सिंहदेव बाबा ही सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाएंगे। फिलहाल हम सरगुजा की जमीनी आंकड़ों के बारे में बात करें, जहां कांग्रेस और भाजपा के रणनीतिकारों ने अपने अपने दावे हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। सरगुजा संभाग की 14 में से 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। सरगुजा संभाग में भाजपा के पास फिलहाल जहां एक भी सीट नहीं है, जो 2018 के आकलन के अनुसार। उसके बाद 2023 में जो नई जानकारियां अभी आई है, जो मतगणना के पहले यह मान के चल रही भारतीय जनता पार्टी, वहां 5 सीटों में उनकी जीत पक्की है, यानी 0 से 5 करते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जबकि कांग्रेस का दावा है कि 4 में तो जीत पक्की है, बाकी 5 सीटों पर दोनों ही दल के नेता मान के चल रहे हैं कि यहाँ कड़ा मुकाबला है। भाजपा के पक्ष में मनेंद्रगढ़, रामानुजगंज, सामरी, सीतापुर और कुनकुरी, ये वो सीटें जिन्हें भाजपा अपने लिए मजबूत मान के चल रही है, अपनी स्थिति जीत की मान के चल रही है। जबकि कांग्रेस के पक्ष में प्रतापपुर, अंबिकापुर, जशपुर और पत्थलगांव, ये 4 सीटें कांग्रेस अपनी जीती हुई मान रही है। जबकि कांटे के मुकाबले की जहां बात हो रही है, वो सीटें हैं भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव और लुंड्रा। तो अनिल जी, सरगुजा के बारे में जो बातें सामने आई है, जैसे मैं एक आध उदाहरण दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं टिकट वितरण में कहीं कुछ चूक की, और फिलहाल जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा कर रही है। एक नाम लूंगा मैं लुंड्रा का, जहां वहां के स्थानीय हिंदूवादी दावा कर रहे थे कि वहां प्रबोध मिंज को टिकट नहीं दिया जाए। उनकी पत्नी के बारे में दावा किया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्मांतरण के किसी मिशनरी के किसी काम में लगी है। इसमें क्या सच्चाई है, ये तो प्रमाणिक तथ्य जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मामला जाता दिख रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के इससे और अच्छा कर सकती थी, आपको ऐसा लग रहा है? पवन जी, जैसा आपने संकेत दिया है कि पिछले बार से भाजपा सरगुजा संभाग में बहुत अच्छा करने जा रही है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे और भाजपा को जो कांग्रेस को जो 68 सीटें मिली थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरगुजा संभाग की थी। 14 में से 14 सीटें पूरे कांग्रेस के खाते में गई थी, और इसका श्रेय मिला था बाबा टी.एस. सिंहदेव को। देखिए, सरगुजा संभाग में 2 राज परिवारों का बड़ा प्रभाव रहा है। एक तो अंबिकापुर राज परिवार, जहाँ से टी.एस. बाबा हैं, और दूसरे हैं दिलीप सिंह जुदेव का परिवार। दिलीप सिंह जुदेव जाने के बाद उस परिवार में फिलहाल नेतृत्व को लेकर उतना मजबूत कोई नेतृत्व चेहरा नहीं है। इसका नुकसान भाजपा को हुआ है।
परंतु इस बार लगता है कि भाजपा ने वहाँ सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो चुनाव लड़ा है और टीएस बाबा, बृहस्पति सिंह और जो आपके मंत्री हैं अमरजीत सिंह भगत, इनको लेकर जो आपस में विवाद हुआ पिछले 5 सालों के अंदर, उसके चलते लगता है कि मुझे कांग्रेस को वहाँ काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। रामानुजगंज से भारतीय जनता पार्टी के रामविचार नेता जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार वो जीतते रहे, लेकिन पिछले 2 बार से कांग्रेस के बृहस्पति सिंह, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दी गई, वो जीत रहे थे। अब फिलहाल जो हमारे पास ये एक मजबूत जानकारी है कि रामानुजगंज से रामविचार नेता किस तरह से प्रदेश के नेतृत्व में हावी हो सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय स्तर पर भी उनकी अच्छी पकड़ रही है, उन्हें छत्तीसगढ़ के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। इसे आप कैसे मानते हैं, इस जीत को या ऐसी संभावना को? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भाजपा में जो आदिवासी नेता हैं, बस्तर के अलावा सरगुजा में, तो सरगुजा में भाजपा के अंदर आदिवासी चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा रामविचार नेताम का माना जाता है, क्योंकि रामविचार नेताम काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, गृह मंत्रालय की उसने अच्छी जवाबदारी संभाली थी। यदि आदिवासी चेहरे की बात आती है, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आती है, तो रामविचार नेताम एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। तो आदिवासी नेतृत्व की जब बात आती है तो जाहिर तौर पे रामविचार नेताम एक बड़ा चेहरा होंगे। रेणुका सिंह भी केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ उस इलाके से, सरगुजा के क्षेत्र से, वो भी चुनाव लड़ रही है। और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी बस्तर और सरगुजा से होकर जाती है। अब मैं बात करूंगा बस्तर की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है। एक सीट दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी की भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीती थी। वो एक बड़ा हिंदू चेहरा थे, वो अच्छे वहाँ के नेता थे और उनकी अच्छी ज़मीनी पकड़ थी, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को भी खो दिया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बस्तर में बहुत अच्छा करते नज़र आ रही है। मतगणना के पहले बिल्कुल ये दावे ही किए जा रहे हैं कि ऐसा ही परिणाम आएगा, ऐसा कहने वाले भी कम नहीं हैं, लेकिन हम मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो जानकारी आई है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ऐसा कांग्रेस और भाजपा के नेता भी मान के चल रहे हैं। बस्तर की जो 12 सीटें हैं बस्तर संभाग की, उनमें 2023 के आकलन के अनुसार भाजपा 3, कांग्रेस 2 पर जीत रही है, जबकि 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। यानी मामला यदि 50-50 का भी मान लिया जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अंतागढ़ से निर्दलीय अनूप नाग और कोंटा से मनीष कुंजाम की वजह से ये दोनों ही सीटें फंस गई है। मामला तिकोनी हो चुका है। बस्तर से भाजपा के पक्ष में जो सीटें नजर आ रही है, नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, ये वो 3 सीटें हैं। जबकि कांग्रेस के पक्ष में भानु प्रतापपुर और चित्रकूट, ये 2 सीटें जहां कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत मान के चल रही है, जबकि अधिकांश सीटें फंसी हुई मानी जा रही है। इनमें अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, बस्तर, कोंटा और दंतेवाड़ा, यहाँ कांटे का मुकाबला है। कांटे के इस मुकाबले में बस्तर के आकलन के बारे में आपका क्या कहना है? कोंटा जैसी सीट जहाँ लगातार 5 बार से कवासी लखमा जीतते रहे हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई मानी जा रही है। मामला तिकोड़ी हो गया मनीष कुंजाम के कारण। आपका क्या कहना है बस्तर के आकलन के बारे में, जहाँ भाजपा अच्छा करते नजर आ रही है? पवन जी, बस्तर के 12 सीटों पर फर्स्ट फेज में 7 नवंबर को मतदान हुए थे, और मतदान के बाद जो रुझान वहाँ से जो मिले थे, उसमें साफ संकेत मिले थे कि इस बार बस्तर में काफ़ी उलटफेर हुआ है। बस्तर की 12 सीटों पर एकमात्र जो जगदलपुर सीट है वो सामान्य सीट है। वो सीट एक तरह से भाजपा की मानी जाती है और इस बार भी भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। रही बाकी 11 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं, नो डाउट वहाँ पर कड़ा मुकाबला है। केदार कश्यप जो हैं नारायणपुर से, वो निकलते दिख रहे हैं, किंतु जो कोंडागांव की सीट है, जो लता उसेंडी और मोहन मरकाम के बीच अच्छा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसके अलावा कोंटा की सीट को लेकर आपने जो चर्चा की है, कुछ उसी तरह के संकेत जो मिल रहे हैं, उसमें मुझे सच्चाई नज़र आती है। जो मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जिस तरह से जोकर की भूमिका नज़र आते हैं 12 माह,
है ना। अब लगता है कि शायद लोग उससे उब गए हैं। काफ़ी आपने गंभीर बात कही, ये बिल्कुल जोकर की भूमिका में ही नज़र आते रहे। कई बार वो बताते थे कि शराब पीने से पेट साफ होता है, तो कभी कहते थे कि यदि नेता बनना है तो बाकायदा उन्होंने स्कूल के बच्चों को ऑन कैमरा कहा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, कि आपको एसपी और कलेक्टर का कॉलर पकड़ना होगा। तो कभी वो कहते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों को अलग धर्म बनाना चाहिए, इसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अपनी पार्टी की जो विचारधारा जो भी रही हो, या उनका हिडन एजेंडा रहा हो, जानबूझ के कहते थे या अनजाने में कहते थे, या आज तक रहस्य बना हुआ है, ऐसी लगातार बातें सामने आती रही। वो तो और जो धर्मांतरण की प्रयोगशाला बस्तर बना हुआ, वहाँ धर्मांतरण होता ही नहीं है, ये दावा कर रहे थे। और यहाँ तक उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी चुनौती दे दी थी कि अपनी पंडिताई का काम छोड़ दें, यदि वो इस बात को सिद्ध कर दें कि धर्मांतरण वहाँ होता है, और नहीं तो मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा। इस तरह की जो अगंभीर बातें आती रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो बैकफुट में डालने का काम करते रहे। आज जनता पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। अब जनता को घुमा फिरा कर धोखा नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर होता यही था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता रहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 का जो अंतिम लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी आपको याद होगा कि कांग्रेस की ओर से जो उनके सबसे बड़े नेता रहे राहुल गांधी ने दावा किया था कि यदि कांग्रेस की सत्ता आती है तो 72,000 रुपये गरीबों को दिया जाएगा सालाना, यानी 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। एक गरीबी हटाओ के नारे की तरह उन्होंने लगातार अपनी जो भूमिका थी वहाँ पर कांग्रेस की उन्होंने आगे रखी। ऐसे हालात में जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि कल यानी 3 दिसंबर को 12 बजे के आसपास में ये मान के चलूँ कि फटाके फूटने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल 12 बजे दोपहर के आसपास बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। और वो चार्टर प्लेन 72 सीटर बेंगलोर और हॉर्स ट्रेडिंग जो चीज़ें सुनने में आ रही है, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली का मोटा भाई। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस की जो नैरो जीत की संभावना दिख रही है, लगता है कि कांग्रेस उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सशंकित है। उसको हॉर्स ट्रेडिंग का डर भाजपा को नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। संभवतः इसी कारण चार्टर प्लेन की बातें सामने आ रही हैं। जी नहीं, पुराना अनुभव भी ये रहा है। आमतौर पर ऐसे दृश्य कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म की किसी स्क्रिप्ट को मजबूती प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आम आदमी ऐसी हरकतों को देखने के बाद ये सोचने को मजबूर होता है कि क्या वास्तव में राजनीति सेवा का ही माध्यम है, या कोई और मिशन है, कोई कारोबार है, या इसके लिए उन्हें वैसा बनना पड़ेगा जैसा कि आम जनता सिर्फ सोच सकती है। क्योंकि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही, जिस तरह से पहले घोटालेबाजी की लगातार खबरें आती रही और प्रमाणिक दस्तावेज भी उपलब्ध होते रहे, ऐसे में राजनीति की शुचिता कहीं दूर होती नजर आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मतगणना के बाद एक बार फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, नई सरकार और नए निजाम के नाम के साथ। हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का हमेशा की तरह कब्जा हो जाएगा। आप भी ईश्वर से कामना कीजिए, हम भी कामना करते हैं और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी राजनीति अच्छी कहलाएगी। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। नमस्कार।